वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। आज हम इंसेक्ट पेस्ट कैटेगरी के एक इंसेक्ट को डिस्कशन करेंगे जिसे आप होलोट्राइका के नाम से जानते हैं। इस होलोट्राइका को आप कॉमन नेम वाइट गर्व के या श्वेत सुंडी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो लार्वा होता है वो एक्चुअल में सफ़ेद रंग का होता है। इस वजह से इसे श्वेत सुंडी या वाइट गर्व कहते हैं। लेकिन इसका एक नाम और होता है लीफ चैपर। लीफ चैपर इस वजह से क्योंकि इसका अडल्ट जो होता है वो कई बार प्लांट की लीफ के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो इस तरीके से ये इसका जनरल कॉमन नेम हुआ। हम इसके क्लासिफिकेशन को डिस्कशन करें तो क्लासिफिकेशन में ऑब्वियसली ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करेगा, क्लास इसकी इंसेक्टा रहेगी। लेकिन हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कशन करेंगे इसमें वो रहेगा ऑर्डर कोलिप्टेरा। ऑर्डर कोलिप्टेरा के जो मेंबर है उसको आप जनरली बीटल कहते हैं। बीटल में आप देखें ये दोनों डायग्राम जो है इसके फोटोग्राफ है, जिसमें आप इस इंसेक्ट की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दोनों जो फोरविंग है, ये जो आपके आगे वाले जो फोरविंग होते हैं, इन फोरविंग की स्ट्रक्चर में हार्ड स्ट्रक्चर अपीयरेंस होना, साथ में इसकी जो सरफेस है वो साइनी कलर की दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हार्ड सरफेस वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनको आप बीटल कैटेगरी के अंदर रखते हैं। बीटल एक लार्ज ग्रुप है इंसेक्ट का जो हमारे खेती के अंदर और फसलों के नुकसान पहुंचाने के अंदर या स्टोर ग्रेन पेस्ट के रूप में इनके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेंबर होते हैं। हम यहाँ इस होलोट्राइका के बारे में जानकारी लेंगे। तो जीनस इसका होलोट्राइका, इसकी स्पीसीज कुंसनगुनिया। हम होलोट्राइका की कुंसनगुनिया स्पीसीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्वव्यापी इसका वितरण होता है। विशेष तौर पर यह हमारे जो इंडिया, पाकिस्तान, इसके अलावा जो बांग्लादेश, विशेष तौर पर राजस्थान के अलावा हमारे जो इंडिया के अलग अलग जो स्टेट है जिसमें पंजाब, हरियाणा, बिहार, इनमें जो है ये विशेष तौर पर जो है इंसेक्ट पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये फसलों को डैमेज करता है। इसकी तीन मेन स्पीसीज़ है, जैसे कि हमने इसके होलोट्राइका कुंसनगुनिया को हम डिस्कशन करने वाले, लेकिन इसकी दो स्पीसीज़ और है, होलोट्राइका सेरेटा और दूसरी स्पीसीज़ इसकी होलोट्राइका इंसुलेरिया। ये दो स्पीसीज़ और रहती है इसके अंदर। हम बात करें ये किन के ऊपर निर्भर रहता है या किन को ये नुकसान पहुंचाता है, तो होस्ट के बारे में बात करें तो होस्ट के रिगार्डिंग हम बात करें तो ये पॉलीफेगस कैटेगरी का इंसेक्ट है। पॉलीफेगस मीन्स हिंदी में इसे बहुभक्षी कहते हैं। बहुभक्षी का मतलब ये हुआ कि ये स्पेसिफिकली एक प्लांट या विशेष फसल के ऊपर जिंदा नहीं रहता, डिपेंड नहीं रहता, ये एक से ज़्यादा फसलों के ऊपर निर्भर रह सकता है। साथ में इसके अलावा कुछ और अन्य जो जंगली पौधे होते हैं उनके ऊपर भी ये जीवन यापन कर सकता है। स्पेशली ये फसल जो होती है उन फसलों के अंदर लेग्यूमिनेसी प्लांट उनकी रूट और पत्तियों को विशेष तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। इनके जो लार्वा होते हैं वो ज़मीन में पाए जाते हैं और उन लार्वा से ही एक तरीके से फसलों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाया जाता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है 50% से लेकर 70-80% भी जो है लार्वा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है इसके अंदर। नॉक्टर्नल या रात्रिचर इसका स्वभाव होता है। मीन टू से इसका जो अडल्ट होता है वो रात के समय में ज़्यादा मतलब फसलों के ऊपर जो है निकल कर बाहर की तरफ आता है और दिन के समय में वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से इसका जो अडल्ट है, अडल्ट के साथ साथ लार्वा दोनों ही एक तरीके से फसलों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाते हैं। हम थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कशन करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम इसके अडल्ट और लार्वा दोनों को ही डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखें इसके अंदर अडल्ट की अपर सरफेस जो है वो डार्क ब्राउन कलर होती है। 3 to 4 mm इसका साइज होता है। और इसके माउथ पार्ट की बात करें तो माउथ पार्ट के अंदर आपको मैंडिबल मिलेंगे, मैंडिबल जिनसे ये अच्छी तरीके से जो भोजन है उसको कुतरता है। इसके अलावा वन पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना आप देख रहे हो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो वो एंटीना दिखाई देंगे इसके अंदर। इसी तरीके से 2 पेयर ऑफ विंग, और 2 पेयर विंग के अंदर आपको 4 विंग जो है वो हार्ड होंगे, जिनको आप विशेष तौर पर एक स्पेसिफिकली नाम देते हैं जिसे कहते हैं एलाइट्रा। तो एलाइट्रा के रूप में हार्ड विंग जो है वो पाए जाना, ये इसके एडल्ट की खासियत होती है। बाकी कॉमन चीज़ें इसके अंदर 3 पेयर लेग जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। एब्डोमेन, थोरेक्स और हेड में इसके जो है
आपको साथ ही कंपाउंड आई वगैरह इसके अंदर मिलेगी। लार्वा की बात करें तो लार्वा स्पेसिफिकली करेक्टराइज है इसके अंदर, तो इस लार्वा के अंदर आपको 3 पेयर लेग मिलेगी। साथ में इसके जो है मतलब आकार के बारे में बात करें तो आकार इसका जो है वो काफ़ी मात्रा के अंदर इसका करेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा, वो रहेगा इसका सी जैसे अक्सर जैसी आकार, सी शेप इसकी आकृति होती है और ये ज़मीन में पाया जाता है और ज़मीन के अंदर जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको विशेष तौर पर क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। ये तो हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ नेक्स्ट इसके लाइफ साइकिल को हम डिस्कशन करेंगे। लाइफ साइकिल के डिस्कशन में हम सबसे पहले हम इसके जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है उसको डिस्कशन करने वाले। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड में देखें ये मई टू जुलाई जो है ये रिप्रोड्यूस करता है और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो लगभग 11 से 16 महीने होता है। तो इस तरीके से 1 साल पूरा ये जीवन यापन करता है और 1 साल जीवन यापन करने की प्रक्रिया के अंदर आप देखेंगे कि भी ये अपनी जो जनरेशन है उसको 1 साल में पूरा करता है। तो इस तरीके से ये एनुअल जनरेशन इंसेक्ट है, मतलब 1 वर्ष के अंदर एक ही जनरेशन को पूरा करता है। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तार पूर्वक हम इसके लाइफ साइकिल को डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें आपको जो है मतलब थोड़ी सी सीजनल जो फ्लैक्चुएशन है जिसमें टेम्परेचर का और कुछ जो सर्दी गर्मी बरसात है उनका बारे में अपने को चर्चा करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट जो होते हैं वो अंडे देंगे। अंडे जो है उसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो हम सबसे पहले एग के कैरेक्टर जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर होलोट्राइका इंसुलेरिया जो है वो एक्चुअल के अंदर अंडे 50 से 60 और ग्रुप में देती है, ठीक है। और विशेष तौर पर ये ज़मीन के अंदर ऐसी मिट्टी जो पोरस या मॉइस्ट सॉइल हो, मतलब नमी युक्त और छिद्र युक्त जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर ये क्या करते हैं, एक तरीके से अंडों को देती है। लेकिन इसकी एक और वैरायटी है जिसे आप होलोट्राइका क्विंसिनगिनिया, जिसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी अभी ले रहे हैं डिटेल के अंदर। तो ये अंडे जो है वो सिंगल देती है, ग्रुप में नहीं देकर सिंगल देती है। और विशेष तौर पर ऐसी सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो, यानी कि सड़ी गली पत्तियाँ या विशेष तौर पर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यदि ज़्यादा रखे तो उस सॉइल के अंदर ये सिंगल अंडे देगी। ज़मीन के अंदर ये अंडे देते हैं ये। फिर बात करें इसके अंदर अंडों के करेक्टरिस्टिक, अंडे जो है वो राउंड शेप होते हैं जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो। वाइट इसका कलर होता है, साइनी इसकी सरफेस होती है और ये अंडे देने के लगभग 8 से 10 दिन के अंदर इनमें हैचिंग की प्रोसेस होती है और हैचिंग की प्रोसेस के दौरान इसमें से जो लार्वा होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है। तो एक तरीके से ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया मीनटू से, मतलब ये 8 से 10 दिन के बाद में इसके अंदर से अंडे जो है वो बाहर की अंडों में से लार्वा जो है बाहर की तरफ निकल जाते हैं। लार्वा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं। इसके जो लार्वा है वो जैसे कि मैंने पहले बताया था 3 जोड़ी इसके अंदर टांगें पाई जाती है। 3 जोड़ी टांगों के साथ साथ इसमें आपको इसमें सी जैसी आकृति वाले ये ज़मीन के अंदर जो फसल होती है उसके जड़ों के नज़दीक जो है ये विशेष तौर पर पाए जाते हैं। तो लार्वा के बारे में बात करें, लार्वा वाइट कलर के होते हैं और इसमें 3 जोड़ी जो है टांगें पाई जाती है इसके अंदर। आकार की बात करें इसके अंदर तो सी शेप इसका आकार होता है और ये विशेष तौर पर ज़मीन में रहकर पौधों की जड़ों को जो है क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर 3 से 4 मोल्टिंग करते हैं। 3 से 4 मोल्टिंग मीन्स क्या है कि लार्वा जो है वो आपके अलग अलग उम्र के हिसाब से या एज के हिसाब से अपने आकार को बढ़ाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो फर्स्ट इन स्टार लार्वा, ये सेकंड इन स्टार लार्वा और ये थर्ड इन स्टार लार्वा। तो इस तरीके से लार्वा का लार्वा के अंदर अलग रूप में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। तो इसमें लगभग जो है 3 से 4 मोल्टिंग होती है जिसमें ये लार्वा जो है वो अपने आकार को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर बात करेंगे इसके अंदर इन अक्टूबर दे कन्वर्ट इनटू प्यूपा, मतलब अक्टूबर के महीने के अंदर ये प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा ये मई और जुलाई के अंदर मेल और फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस के दौरान जो अंडे दिए जाते हैं, अंडे जो है वो अगस्त तक दिए जा सकते हैं। तो अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर जो है उस महीने तक जो है ये लार्वा ज़मीन के अंदर जो है विशेष तौर पर पाए जाते हैं। फिर सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, तब उस समय इनको जो है मतलब उस सर्दी के मौसम से बचने के लिए ज़मीन के अंदर जाना ज़रूरी है। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये प्यूपा जो है वो लगभग आप ज़मीन के अंदर 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर ये पाए जाते हैं और 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर मिलने वाला ये जो प्यूपा है वो एक विशेष तौर पर मिट्टी के एक खोल के अंदर
मतलब एक मिट्टी का एक सेल बना ली जाती है, उस खोल के अंदर जो है अपने आप को सुरक्षित करता है। तो हम प्यूपा की रिगार्डिंग बात करें, प्यूपा जो है उसका कलर हम बात करें वाइट डस्टी इसका कलर होता है। और ये अर्थन सेल का मतलब क्या है कि भी मिट्टी की जो सेल होती है उसके अंदर ये कोष के अंदर ये पाया जाता है। आफ्टर 15 to 20 डे इट कन्वर्ट इनटू अडल्ट, या फिर ये हर्बिनेट के अंदर चला जाता है। हर्बिनेट मीन्स क्या है कि सर्दी का मौसम जब आ रहा है, उस सर्दी के मौसम को व्यतीत करने के लिए ये पूरी सर्दी यानी कि आपके जनवरी फरवरी मार्च तक जो है ये क्या कर सकता है, ज़मीन के अंदर रह सकता है। तो इस तरीके से इसका जो लाइफ है यानी कि प्यूपा का जो लाइफ है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर। जनरली ये एक तरीके से सॉइल के अंदर रेस्टिंग स्टेज या हर्बिनेशन स्टेज के अंदर पड़ा रहता है इसके अंदर। फिर देखो इसके अंदर आफ्टर 15 to 20 डे कन्वर्ट इनटू अडल्ट आइदर हर्बिनेट इन कंप्लीट विंटर एंड कन्वर्ट इनटू अडल्ट्स इन नेक्स्ट प्री मॉनसून सीजन। मतलब अब पूरी जो गर्मी इसने क्या करना है कि भी एक तरीके से सर्दी और गर्मी के मौसम मई जून तक जो है इसको क्या करना है कि भी ज़मीन के अंदर रहना है। और जब जैसे ही बरसात आने की शुरुआत हो उस कंडीशन के अंदर ये ज़मीन से क्या आते हैं, बाहर की तरफ निकल आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे जो है प्यूपा के बारे में बात हुई। प्यूपा के अंदर मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम अडल्ट के बारे में बात करेंगे। देखो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस अडल्ट्स कम्स आउट फ्रॉम सोइल, ज़मीन से ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और नवंबर टू जुलाई मतलब इसका जो ज़मीन से बाहर निकलने का जो टाइम होता है वो नवंबर यानी कि जब इसने प्यूपा स्टेज शुरू की है तब से लेकर ये जुलाई तक कभी भी बाहर की तरफ आ सकते हैं इसके अंदर। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया कि भी इसका जो है या तो ये हर्बिनेशन के अंदर जाए या फिर ये हर्बिनेशन में नहीं जा रहा तो ये क्या करता है कि भी एक तरीके से प्यूपा अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर फीडिंग मतलब ये ज़मीन से बाहर आकर फीड करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, और जब इसकी एप्रोक्रिएट जो उपयुक्त कंडीशन हो तब उस कंडीशन के अंदर ये मेटिंग भी करता है। और फिर बाद में मेटिंग करने के बाद में ये सॉइल के अंदर दोबारा से चले जाते हैं। और सॉइल में जाने के बाद में मेटिंग की प्रोसेस से जो उसने जो है आगे की फीमेल जो है उसके द्वारा अंडे प्रोड्यूस करने उस प्रोसेस को ये क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इसको पूरे प्रोसीजर को जो है एक तरीके से एक चार्ट की हेल्प से डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले देखें इस फोटोग्राफ को। इस फोटोग्राफ में इसका जो है टाइम दे रखा है इसके अंदर। तो टाइम में आप देखें, मैं जूम करूंगा इस फोटोग्राफ को, तो इसमें आप देखें कि भी एक तरीके से इसका जो है टाइम सीजन दे रखा है इसके अंदर। टाइम सीजन में आप देखें कि भी ये लार्वा जो है जनवरी के अंदर ज़मीन के अंदर रहता है प्यूपा स्टेज के अंदर, ये प्यूपा स्टेज के अंदर फरवरी मार्च के अंदर भी, और अप्रैल मई के अंदर ये प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो एक तरीके से ये लार्वा और प्यूपा जो है वो आपका अप्रैल मई तक जो है वो रह सकता है। लेकिन जैसे ही अप्रैल मई के अंदर प्री मॉनसून सीजन जब आता है तब उस कंडीशन में इसके जो एडल्ट है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। और बाहर की तरफ निकलने के बाद ये एक तरीके से फसल नहीं होगी उस स्थिति के अंदर, तब ये क्या करते हैं, किसी अन्य होस्ट प्लांट के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। मेल और फीमेल जो है वो अंडे देते हैं। मेल और फीमेल मेटिंग के बाद में अंडे जो है वो देते हैं ज़मीन के अंदर विशेष तौर पर। और इन ज़मीन से अंडों के अंदर जो है वो क्या होता है, लार्वा निकलते हैं। और लार्वा जो है वो आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक आगे ये कंटिन्यूशन में जो है वो आपके जनवरी फरवरी मार्च तक ये चलते हैं। तो इस तरीके से ये इसके जो है टाइम सीजन के बारे में बात हुई। लेकिन हम इसको एक और फ्लो चार्ट के हेल्प से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको काफ़ी हद तक कुछ और जो है इसके रिगार्डिंग लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर हम इसकी शुरुआत करते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये एक होस्ट प्लांट है जिसमें आप मेल और फीमेल को देख रहे हो। मेल और फीमेल जो है वो मेटिंग करते हैं और मेटिंग करने के साथ ही ये मेटिंग करने के बाद में फीमेल जो है वो अभी ज़मीन में चली गई है। ज़मीन में जाने की प्रोसेस के बाद में ये जो है अंडे दे रही है। इसके अंदर अंडे देने की प्रोसेस में जो हमारे जो है मतलब ये एक तरीके से अलग अलग टेक्निक अपनाती है, जैसे कि ग्रुप में दे या फिर अपने सिंगल अंडों को दे। लेकिन इसी समय जो है मतलब मॉनसून सीजन के अंदर भी जो है क्या होता है कि भी एक तरीके से बुआई हो जाती है। तो बुआई होने की प्रोसेस के दौरान एक तरीके से उस नए जो पौधे हैं उगते हैं, उन पौधों की जड़ों के नज़दीक जो है ये लार्वा देख रहे हो। ये लार्वा जो है पौधों की जड़ों को फीड कर रहा है और एक तरीके से उनको खा रहा है और डैमेज कर रहा है।
अब देखो लार्वा जो है वो आपका एक तरीके से अपने लाइफ को पूरा करते हुए और प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा जो है वो आपका एक तरीके से रेस्टिंग स्टेज के अंदर रहता है और पूरे जो प्री मानसून सीज़न तक ये ज़मीन में रहेगा, लेकिन प्री मानसून सीज़न आने के समय जो है ये एक तरीके से, जैसे कि इस कंडीशन को बता रखा है, ये ज़मीन से अडल्ट जो है वो बाहर की तरफ निकल आते हैं और किसी होस्ट प्लांट के ऊपर ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल के रूप में एक तरीके से वहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस तरीके से अपने लाइफ साइकिल को ये पूरा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग क्या डैमेज इससे होता है और इसका जो है मतलब हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डैमेज के रिगार्डिंग यदि हम बात करें तो लार्वा और अडल्ट दोनों ही विशेष तौर पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि लार्वा डैमेज द रूट ऑफ क्रॉप, यंग प्लांट जो है उसके कारण वीक, ड्राई और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है उसका बहुत कम हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ कुछ फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस फोटोग्राफ में ये क्लियर होगा। इस फोटोग्राफ में सबसे पहले देखें ये लार्वा किस तरीके से पौधे की जो जड़ है उसके नज़दीक जो है मौजूद है। और पौधों की जड़ों के रिगार्डिंग यदि हम बात करें, जैसे कि इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हो एक नॉर्मल जो प्लांट है, उस नॉर्मल प्लांट की जड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर आप देख रहे हो कि भी वेल डेवलप है। लेकिन यदि हम बात करें, यदि फील्ड के अंदर इस तरीके के जो इंसेक्ट का इन्फेक्शन यदि है या फिर इस होलोट्राइका का यदि इन्फेक्शन है, तब उस कंडीशन के अंदर ये जो जड़ें जो होती है वो बहुत कम होती है और जड़ें कम होने के कारण जो फसल की बुआई हमने की है, उस फसल की बुआई करने के बावजूद भी हम जो है एक तरीके से देखेंगे जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ कम होती है और एक तरीके से जो फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर पनप नहीं पाती और पौधे जो है वो क्या हो जाते हैं, एक तरीके से छोटे आकार के रह जाते हैं और उनके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर फोटोग्राफ में आप देख रहे हो कि भी इसकी जो है डैमेज के बारे में बात कर रहे हैं अपने। अडल्ट के बारे में बात करें तो अडल्ट है वो भी डैमेज करता है, विशेष तौर पर लीफ को ये नुकसान पहुंचाता है। डैमेज की जो परसेंटेज है वो 20 to 100% हो सकती है। भाई कितने ज़्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पर ये इंसेक्ट का इन्फेक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग ये 20 to 100% हो सकता है। फिर बात करें, ये पॉलीफेगस पेस्ट है। पॉलीफेगस पेस्ट होने के कारण लार्वा जो है वो विशेष तौर पर जड़ों को नुकसान पहुंचाता है अडल्ट की अपेक्षा कर, जिसमें ये जो फसल होती है जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, शुगर केन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज़ मक्का जिसे हम कहते हैं, ब्रिंजल बैंगन जिसे हम कहते हैं, लेडी फिंगर, कैप्सिकम मिर्च जिसे हम कहते हैं वो, ठीक है, उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अटैक करते हैं। तो इन जो फसल जो है उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। तो एक पर्टिकुलर फसल के ऊपर डिपेंड नहीं रहकर कोई भी पौधा यदि हो, उस पौधे की फसल की जो जड़ें हैं उनको विशेष तौर पर नुकसान पहुंचाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज करता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि भी जब जैसे कि मई जून के अंदर फसल कटाई हो चुकी है और खेत के अंदर जो फसल है वो उपलब्ध नहीं है, तब उस कंडीशन के अंदर ये फसल की अनुपलब्धता के कारण, अनअवेलेबिलिटी के कारण ये क्या करते हैं कि भी किसी होस्ट प्लांट के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं। और वो होस्ट प्लांट के रूप में ये विशेष तौर पर जैसे कि नीम के पौधे के ऊपर, आम के पौधे के ऊपर, इसी तरीके से आपके और बेर है उसके ऊपर जो है, अमरूद के ऊपर, इसी तरीके से और बहुत सारे जो पौधे हैं उनके ऊपर ये अडल्ट, मेहंदी के पौधे के ऊपर भी देखो इसकी जो है पर्टिकुलर फिक्स जो है मतलब एक होस्ट जो है प्लांट नहीं होता, ये वैरायटी ऑफ होस्ट प्लांट के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ आप देखो कि भी ये अडल्ट और लार्वा जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर इसके जो मतलब पौधे के ऊपर सर्वाइव करने के चांसेस है। तो इस वजह से इसे पॉलीफेगस या बहुभक्षी पौधा जो है बहुभक्षी जो इंसेक्ट पेस्ट कैटेगरी के अंदर आप इसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब इसके कंट्रोल के बारे में बात करें, इसके अंदर कंट्रोल में सबसे पहला जो इसका ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड के अंदर डीप प्लाइंग, जैसे कि गर्मी के समय के अंदर जब मई जून के अंदर जो खेत जो है वो खाली होते हैं, तब उस समय आप गहरी जुताई कर दें, जिसके कारण जो इनके लार्वा और जो प्यूपा है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो मतलब लार्वा है वो डैमेज हो जाएंगे और अगली जो जनरेशन है वो नहीं बन पाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से क्रॉप रोटेशन, फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। एक स्पेसिफिक फसल जो है उसको बार बार नहीं बोना चाहिए। ये तो हमारे जनरल जो खेती के अंदर क्रॉप रोटेशन के मेथड को जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सजेस्ट किया जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के जो अपने इंसेक्ट पेस्ट के अलावा जो फंगस से रिलेटेड, बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ है उनसे क्या कर सकते हैं, हम उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम मेथड बात करेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ओब्वियसली हम ज़मीन के अंदर इसका इन्फेक्शन है तो इस वजह से हम इसके सॉइल ट्रीटमेंट को विशेष तौर पर प्रेफर करेंगे। तो सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर BHC
पैराथियोन, ठीक है। बुआई से पहले हम उसका जो है अच्छी तरीके से ज़मीन का जो है मतलब उपचार करें, छिड़कें उसको जो है। साथ में हम क्या कर सकते हैं, कुछ और केमिकल जैसे कि हेप्टाक्लोर, डाईएल्ड्रिन, इसी तरीके से क्लोरिडिन और थाइमिडिन, ठीक है। इसके लार्वा और एडल्ट दोनों को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आजकल कुछ ऐसे केमिकल भी आ चुके हैं जिसमें आप सीड को भी ट्रीट कर सकते हो, तो सीड ट्रीटमेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। हालांकि हम तीसरा मेथड जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के रिगार्डिंग हमने कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई मेथड अभी खोजा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके रिगार्डिंग काम हो रहे हैं इसके अंदर, जिसमें हम इसके जो शिकारी जैसे कि बर्ड्स हो गए, एंट्स हो गए, उनको जो है क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इंट्रोड्यूस करके एक तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे होलोट्राइका के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।